Hello बच्चों, welcome to JEENious classes. Today we are going to start with different types of functions. Functions कितने तरीका का हो सकता है ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में with sufficient amount of examples so that you can understand the theory better. So stay tuned to us till the end of the video, and if you are new to my channel, please do subscribe and press the bell icon so that you get notified about all the new videos I upload in this channel. Don't forget to hit the like button and share it with your friends, and don't forget to comment me. Let's begin the class. बच्चों, टाइप्स ऑफ फंक्शंस एक्चुअली ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो ये दो ग्रुप में आते हैं. पहला ग्रुप में मेरा दो टाइप्स है. वन इज कॉल्ड वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन और मोनोमॉर्फिक फंक्शन. All these terms point to the same type, one function, or you can say it injective or monomorphic function. And the second type in the first group is many one function. कोई भी function इस ग्रुप से एक उसको चूज करना ही है, मतलब एक टाइप उसको चूज करना ही है. Either the function will be a one or it will be a many one function. इसको छोड़ के वो जा नहीं सकता. मतलब ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो फंक्शन वन और मेनी वन कुछ भी नहीं है. ये ऐसा हो नहीं सकता. And in the second group we are having onto function or surjective function and into function, right? फंक्शन को ये ग्रुप से भी एक टाइप चूज करना ही है, right? मतलब कोई भी फंक्शन इस यूनिवर्स में जितना भी है, सब फंक्शन कैन बी ऑफ फोर टाइप्स. Either it will be one onto या one into, और इट कैन बी मेनी वन ऑनटू मेनी वन इनटू. इसको छोड़ के कोई भी फंक्शन का टाइप हो नहीं सकता. इज इट क्लियर? अभी जानना है वन फंक्शन. पहले हम लोग फर्स्ट ग्रुप डिस्कस करेंगे. ये ग्रुप पहले हम लोग डिस्कस करेंगे. दिस ग्रुप आई विल डिस्कस फर्स्ट, देन आई विल डिस्कस अबाउट दिस ग्रुप. सो द फर्स्ट ग्रुप, what I will say, what do you mean by a one function? Let me take an example. मानो मेरे पास दो सेट है ए एंड बी, और सेट ए में मेरा एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और सेट बी में मेरा एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई. लेट अस से नाउ इफ सपोज 1 इज मैप्ड विद बी, 2 इज मैप्ड विद ए, 3 इज मैप्ड विद सी, 4 is mapped with D. In this case, we will call this function a one function. मतलब कितना क्या हुआ? ये हुआ कि अगर कोई भी एलिमेंट हम सेट बी से उठाए, कोई भी एलिमेंट इफ आई पिक इट फ्रॉम द सेट बी, इधर इसका कोई प्री इमेज नहीं होगा, और अगर इसका प्री इमेज है तो एक ही प्री इमेज होगा. दो प्री इमेज या मोर देन वन प्री इमेज हो नहीं सकता. अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो उसको हम लोग बोलेंगे वन और इंजेक्टिव और मोनोमॉर्फिक फंक्शन, राइट? अच्छा, इसका द अदर साइड ऑफ द कॉइन अगर हम देखें, मानो द सेम सेट आई एम टेकिंग ए एंड बी. इन दिस केस ए मानो मैप्ड विथ ए, 1 इज मैप्ड विथ ए, 2 इज मैप्ड विथ ए, 3 इज मैप्ड विथ बी, 4 इज मैप्ड विथ सी. लेट अस से अभी देखो बच्चों, यहां पर जो एलिमेंट ए है, यहां पर जो एलिमेंट ए है, इसका कितना प्री इमेजेस है? दो प्री इमेजेस है. मतलब ये कभी भी वन फंक्शन होगा नहीं, और अगर ये वन फंक्शन नहीं है, गारंटेड इट इज अ मेनी वन फंक्शन. इज इट क्लियर? मतलब क्या सीखा बच्चों? फिर से हम रिपीट कर रहे हैं. कोई भी एलिमेंट अगर तुम सेट बी से चूज करोगे, for that element you are going to have only one pre-image. अगर है, then we call that function a one. Otherwise we will call that function a many one function. Is it clear? मतलब generally हम ऐसे बोल सकते कि suppose any arbitrary element is chosen from set B, that is Y, or any arbitrary element of set A, let it be X. इसका मतलब ये हुआ for one Y you must get only one X, or you will get
नो एक्स, राइट? अगर इसका प्री इमेज है तो एक ही होगा, वरना नहीं होगा, तभी जाके ये फंक्शन होगा 1-1 फंक्शन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई क्वेश्चन नहीं है? एब्सोल्युटली ओके. सो ये चीज याद रखो, फॉर 1y वी आर गोइंग टू हैव ओनली 1x if it is a 1-1 function or no x. Clear? Okay. Now let us come for the second group, which is called your onto function or surjective function या into function, right? Onto function किसको बोलते हैं? मानो कोई भी एक function is defined from A to B. Now what is A? A is the domain. And what is B? B is the codomain. राइट? एक फंक्शन को तुम ऑनटू फंक्शन बोल सकते हो तब when you will find that your codomain and range they are equal. बच्चों रेंज किसको बोलते हैं ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स फॉर दैट. सो इफ यू फाइंड दैट कोडोमेन एंड रेंज ऑफ एनी फंक्शन आर इक्वल, then we will call that function an onto function or surjective function. और अगर ये नहीं है, मतलब अगर कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है तो ये इनटू होगा. वेरी सिंपल. मतलब कोई भी फंक्शन अगर हमें प्रूफ करना है whether it is onto or into, we will simply prove whether it is onto or not. अगर ये onto नहीं हुआ, मतलब चेकिंग हम लोग सिर्फ onto फंक्शन के लिए करेंगे. अगर onto फंक्शन नहीं हुआ, गारंटेड वो into फंक्शन हो जाएगा. Similarly, for the first group, we will only check whether the function is 1-1 or not. मतलब 1-1 के लिए हम लोग चेकिंग करेंगे. अगर हो गया बहुत अच्छा, अगर नहीं हुआ तो गारंटेड वो many one function होगा. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay. Now see बच्चों, how to check 1-1 function. कोई भी एक फंक्शन है, उसको हम लोग 1-1 फंक्शन कैसे चूज करेंगे? Let us say a function is defined say from R to R and say y is equals to x square. इसको चेक करना है whether it is a 1-1 or many one function. So first method is that theoretically how we will prove. बच्चों देखो, अगर हम थोड़ा सा एक सेट बनाएं, say this is 1, 2, 3 and this is say A, B, C, D. 1 is mapped with A, 2 is mapped with B, right? And 3 is mapped with C, let us say. So यहां पर क्या है देखो बच्चों, f of 1 is A and f of 2 is B. बच्चों देखो, ये मैपिंग को देख के तुम आराम से बोल सकते हो कि ये फंक्शन इज अ 1-1 फंक्शन. दैट्स फॉर श्योर. अभी हम थियोरिटिकली इसको प्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब मैथमेटिकल कुछ एक्सप्रेशन देने का ट्राई कर रहे हैं. F1 is A, F2 is B. बच्चों यहां पर f of 1 is not equals to f of 2. f of 1 मतलब क्या है? A, which is not equals to B. और अगर ये कंडीशन है तो गारंटेड 1 is also not equals to 2. यहां पर देख सकते हो A और B ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब f of 1 and f of 2 they are not equal. मतलब यहां पर 1 and 2 these are also two different elements of setting. Is it clear? मतलब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? Let us say x1 and x2 are the two elements in the domain. This is my domain, right? Or fx1 and fx2 these are the two elements of set B. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब गारंटेड अगर ये 1-1 है तो x1 is also not equals to x2. So इसका रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए. मतलब हम क्या बोल रहे हैं? अगर fx1 equals to fx2 हो जाए, then that implies x1 has to be equals to x2. मतलब अगर ये दोनों एलिमेंट क्लब कर जाए तो ये दोनों एलिमेंट को भी क्लब करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इन सेट बी का एक ही प्री इमेज होगा, दो प्री इमेज हो नहीं सकता. Is it clear? Then only we will say that this is a 1-1 function. Is it clear? Now let us try to explain the same fact with this function. Okay?
What is given? We have been given that fx is x square. Theoretically मुझे दिखाना है कि whether this function is 1 1 और many 1. और एक चीज हम तुमको बोल दिया है कि many 1 का कोई प्रूफ होता नहीं है. We will only check whether it is 1 1 or not. अगर फेल कर गया वो टेस्ट तो गारंटेड वो फंक्शन many 1 है. So 1 1 के लिए हम एज्यूम कर रहे हैं fx1 is equals to fx2. इसका मतलब क्या हुआ? x1 square is coming to x2 square. मतलब क्या हो रहा है? x1 is equals to plus minus x2. मतलब यहां पर तुम x1 equals to x2 यूनिकली तुम्हें नहीं मिल रहा है. तुम्हें यूनिकली x1 equals to x2 नहीं मिल रहा है. तुम्हें क्या मिल रहा है? x1 equals to x2 और x1 can be equals to minus of x2. मतलब इसका 2 pre-images होगा in set A, right? मतलब this function is a many one function. Is it clear to all of you? It is a many one function. मतलब क्या बोला? 1 1 अगर चेक करना है तो पहले ही हम एज्यूम कर लेंगे fx1 equals to fx2. फिर हम लोग वो इक्वेट करेंगे. वहां से अगर x1 equals to x2 तुम्हें यूनिकली मिल रहा है. यूनिकली मतलब उसको छोड़ के और कुछ नहीं मिल रहा है. सिर्फ x1 equals to x2 मिल रहा है. अगर है then we will call that function a 1 1 function. और अगर ये टेस्ट वो फेल कर गया मतलब it is a many one function. As in this case we can choose another function. Let us say the function is defined from R to R and fx is x cube. ओके बच्चों, अभी हम चेक करेंगे ये 1 1 है या many one है. पहले हम लिख लेंगे fx1 equals to fx2. मतलब क्या आ रहा है? x1 cube equals to x2 cube. Now x1 is coming to only x2. We are getting some other imaginary numbers here, but we are not going to consider those imaginary numbers because in this case the function is defined from real value to real value. So we are only excited about the real values, not about its imaginary part. So यहां पर देखो बच्चों, x1 equals to x2 तुम्हें मिल रहा है यूनिकली. इसको छोड़ के और कुछ नहीं मिल रहा है तुम्हें. मतलब guaranteed fx equals to x cube. This function in the given domain is a 1 1 function. ओके और ये वाला जो फंक्शन मेरा है, this function is coming to many one function. Is it clear? So this is how we prove it theoretically. Now there is a better method which is called your graphical method. अगर वो जो फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है उसका ग्राफ अगर तुम बना सकते हो तो तुरंत तुम बोल दोगे वो फंक्शन 1 1 है या many one है. कैसे? मानो y इक्वल्स टू, ये पहला वाला फंक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं, y is equals to x square. So the graph will look something like this. अभी बच्चों हम लोग अभी 1 1 फंक्शन का क्या थ्योरम सीखा? बोला था कि for 1 y you must get 1 x. Either you will get no x. अगर तुम्हें x मिला तो यूनिकली I must get 1 x. Is it clear? इसको हम लोग बोलते हैं horizontal line test. हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर y ले लेंगे. एक पर्टिकुलर हमने y ले लिया, मान लो ये. This is my y. Now for this y you are going to get 2x because this line is intersecting the curve at 2 points. मतलब तुम्हें इस y के लिए 2x मिल रहा है, x1 and x2 for a particular y. इसका मतलब क्या हुआ? एक y के लिए तुम्हें 2x मिल रहा है. मतलब for one element we are having 2 pre-images. Guaranteed it is a many one function. Is it clear or not? ग्राफ ड्रॉ करने से, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से तुम तुरंत बोल सकते हो फंक्शन 1 1 है कि नहीं. तो यहां पर हम लोग क्या क्या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में कोई भी एक लाइन तुम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ले लो और वो अगर कर्व को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रहा है मतलब इट इज अ मेनी वन फंक्शन. अदरवाइज इट इज अ 1 1 फंक्शन. जैसे ये वाला जो सेकंड पार्ट है, आई मीन द सेकंड फंक्शन fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ बच्चों कैसे होता है? fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ it will look something like this. अभी देखो ये horizontal line test satisfy करेगा. कैसे? अगर कोई भी तुम लाइन ले लो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस,
it is going to touch the curve at only one point. मतलब for one particular y, you are going to have only one x. Yes or no? Because this is the point of intersection. This is the point of intersection. मतलब यहां पर कितना point of intersection मिल रहा है? Only one. मतलब for one y we are going to have only one x. Guaranteed. It is a 1-1 function. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay. बच्चों एक चीज हम लोग करते हैं, मान लेते हैं कोई भी फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, या मान लो कोई भी फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बच्चों यहां पर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करें तो गारंटेड इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द कर्व एट ओनली वन पॉइंट. कोई भी इंक्रीजिंग में करो या डिक्रीजिंग में करो, कहीं पर भी करो, इट इज गोइंग टू टच द कर्व एट ओनली वन पॉइंट. मतलब 1y के लिए तुम्हें 1x मिल रहे. मतलब हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एनी 1-1 फंक्शन, for any 1-1 function, it has to be either strictly increasing or it will be strictly decreasing. Why I have said strictly increasing and strictly decreasing? Definitely within in the domain. In the domain it should be strictly increasing or strictly decreasing. क्यों ऐसा बोला? देखो बच्चों, अगर मानो कोई फंक्शन डोमेन में कहीं पर ये इंक्रीजिंग है और किसी जगह में ये डिक्रीजिंग है. अभी तुम बच्चों बोलो कि फॉर 1y यू आर गोइंग टू हैव 2x बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग द कर्व एट 2 पॉइंट्स. मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा मेनी वन फंक्शन. मतलब अगर फंक्शन को 1-1 होना है तो गारंटेड उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना है इन द गिवन डोमेन. सो दैट इज व्हाट वी प्रूव इन द कैलकुलस मेथड. कैलकुलस मेथड इज अ यूनिवर्सल मेथड. यहां पर तुम सिर्फ प्रूफ कर दो जो भी फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. मतलब तुम बोल दोगे द फंक्शन इज 1-1, और अगर देखोगे उस डोमेन में किसी जगह पर वो इंक्रीजिंग, किसी जगह पर वो डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब तुम गारंटेड बोल दोगे द फंक्शन इज अ मेनी वन फंक्शन. राइट? जैसे हम लोग एग्जांपल लिए थे क्या, f is from r to r, हम लोग लिए थे fx equals to x square. हम लोग को पता है ये मेरा many one function है. We have already proved it. Now we will prove it by calculus method. हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे. डिफरेंशिएट करने से we are getting 2x. Now हम लोग को पता है कि अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या होता है बच्चों, fx is greater than 0. और अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है then f dash x is less than 0. कहां पर? विद इन द डोमेन. यहां पर बच्चों देखो, अगर एक 0 से ज्यादा है देन योर f dash x is greater than 0, और अगर x less than 0 है देन f dash x is less than 0. मतलब विद इन द गिवन डोमेन. डोमेन यहां पर क्या है, एनी रियल वैल्यू. मतलब इसका जो डोमेन है यहां पर अगर एक ज्यादा है 0 से तो वो इंक्रीजिंग है, और अगर x 0 से लेस है देन इट्स अ डिक्रीजिंग वन. So within the given domain, the function is somewhere increasing, somewhere decreasing. Guaranteed it's a many one function. Okay. Now the other example that we have taken was fx equals to x cube. यहां पर भी domain मेरा है any real value. Now if I simply differentiate the function, we are going to have 3x square. देखो बच्चों, ये function is always greater than 0 for any real values of x. Any real values of x, it is an increasing function. और यहां पर equals to 0 भी हो सकता है, because if x is 0 then it will be equals to 0, right? So since it is an increasing function, we will say that this function is a 1-1 function. Right? बच्चों तुम यहां पर एक क्वेश्चन तुम्हारा दिमाग में आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड सिटिंग हियर, कि सर आपने तो बोला था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यहां पर तो इंक्रीजिंग हो रहा है. लेकिन बच्चों एक चीज देखो, अगर एक फंक्शन ऐसे इंक्रीजिंग होके फिर किसी जगह पे ये स्ट्रेट लाइन आया, मतलब dy dx इज 0 एट दैट पॉइंट,
और फिर इंक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर इस रेंज के अंदर फॉर 1y यू आर गोइंग टू हैव मेनी एक्सेस। एक y के लिए, ये फिक्स्ड y के लिए तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत सारा x मिलेगा। ये सुन लो। तो इन दिस केस दिस विल बी नॉट अ 1-1 फंक्शन। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर किसी रेंज पे ये फंक्शन मतलब f डैश x जीरो नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक पॉइंट में हो रहा है, दैट इज जीरो। सो वी कैन ट्रीट दिस थिंग एज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बिकॉज सिर्फ एक पॉइंट पे अगर वो जीरो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी फंक्शन अगर मान लो ऐसा है, तो इस पॉइंट पे f डैश x कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। मतलब मानो f डैश x का कर्व इज दिस, सो ये पॉइंट पे अगर वो जीरो हो रहा है, स्टिल इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये एक पॉइंट पे हो रहा है। अगर एक रेंज पे होता तो हम लोग इसको 1-1 फंक्शन बोल नहीं सकता। Is it clear? So there are three methods of checking whether a function is 1-1 or not. Number 1, theoretical method. Number 2, graphical method. And number 3, calculus method. All these three methods you have to remember. Okay? Okay. Now let us move for the next part. चलो बच्चों एक problem करते हैं. So this question, show that f is from R to R defined by fx equals to x square plus x for all x belongs to real value. Prove that it is a many one function. पहले हम लोग करेंगे इसको theoretically. कैसे? First I will choose, let us say fx1 equals to fx2. मतलब क्या हुआ? Right? Now let me take everything in the left hand side. Now if I factorize and if I take x1 minus x2 common, we are left with x1 plus x2 plus 1 equals to 0. Correct? अभी बच्चों यहां से मुझे क्या मिल रहा है? इधर x1 minus x2 is 0. मतलब यहां से मिल रहे हैं x1 equals to x2, and at the same time we are getting x1 plus x2 plus 1 equals to 0 implies x1 equals to minus x2 minus 1. मतलब क्या देखा? fx1 equals to fx2 करने के बाद we are not getting x1 equals to x2 uniquely. मतलब this function is a many one function. It is not a 1-1 function. मतलब ये guaranteed many one function. This is what we have proved theoretically. Now we will go for graphical method. मतलब क्या होगा? इस फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे टू चेक वेदर इट इज 1-1 और नॉट। ये फंक्शन को ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? इट्स अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड एंड इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट 0 एंड -1। मतलब ये ग्राफ को देखने में कैसे होगा? दिस ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. इट इज इंटरसेक्टिंग एट -1 and 0, right? अभी बच्चों हम और कुछ नहीं बोलेंगे, तुम लोग बोलो कि ये फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा? नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज इफ आई चूज एनी लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द कर्व एट 2 पॉइंट्स। मतलब कोई एक फिक्स्ड y के लिए, कोई भी एक y के लिए वी आर गोइंग टू हैव 2 एक्सेस। दोनों x मुझे मिल रहा है, मतलब एक y के लिए मुझे 2 x मिल रहा है, मतलब 2 pre-images we are getting, hence guaranteed it's a many one function, right? So पहले हम लोग प्रूफ किया theoretically, सेकेंड हमने प्रूफ किया graphically, और अभी हम लोग प्रूफ करेंगे by help of calculus. हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आएगा बच्चों? इट इज 2x plus 1. अभी देखो मेरा डोमेन क्या है? डोमेन इज एनी रियल वैल्यू। और अगर अभी देखो, अगर x is greater than -half, your f dash x is greater than 0. मतलब the function is increasing when it is greater than -half. But when x is less than -half, your f dash x is less than 0. मतलब it is a decreasing function when x is less than -half. मतलब क्या हो रहा है?
इसका डोमेन में किसी जगह पे ये इंक्रीजिंग है, किसी जगह पे ये डिक्रीजिंग है. मतलब फ्रॉम आवर conception that we have discussed now is your fx is a many one function, right? Because it is increasing in the given domain in some part and it is decreasing in the some part of the given domain. Hence, it's a many one function. Is it clear to all of you? Okay. Now, bachcho, we will now find out the number of one functions possible. बच्चों एक काम करते हैं, हमने दो सेट लिया, मानो सेट ए एंड सेट बी. मन लगा के देखो इसको. यहां पर मानो 1 2 3 4 है और यहां पर मानो तुम्हारा है ए बी सी. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए is greater than number of elements of set B. अगर है तो कितना नंबर ऑफ वन फंक्शन पॉसिबल वी विल सी. चलो हम लोग मैपिंग करते. लेट अस से 1 इज मैप्ड विथ ए. दिमाग में रखना है इसको 1 1 बनाना है. 2 इज मैप्ड विथ सी. 3 इज मैप्ड विथ बी. अभी क्या करोगे? अभी ये 4 को कहां पर दोगे? अगर 4 किसी ना किसी एलिमेंट पे तो इसको मैप करना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स अ फंक्शन. अगर इसको हम मैप कर दे, मान लो ए में किया, मतलब क्या हो गया? ये 1 1 है? नहीं है. इट इज अ मेनी वन फंक्शन. मतलब क्या सीखा? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इफ द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, if the number of elements of set A is greater than the number of elements in set B, then number of one function possible is 0. No one function is possible in this case. Are you with me? Absolutely? Okay. अभी हम लोग करेंगे, मतलब यहां पर एक काम करते हैं, इसको जनरलाइज कर लेते हैं. इसको थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं. मान लो तुम्हारा सेट ए में वी आर हैविंग एम एलिमेंट्स एंड सेट बी में लेट अस हैव एन एलिमेंट्स. मतलब क्या सीखा? इफ एम इज ग्रेटर देन एन, नंबर ऑफ वन फंक्शन इज 0. ओके. अच्छा, अभी हम लोग करते हैं कि मान लो यहां पर मेरा डी है, यहां पर मेरा डी है या और भी एलिमेंट्स है, ई है, व्हाटएवर. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यहां पर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज लेस देन और इक्वल्स टू एन. इज इट क्लियर और नॉट? मान लो यहां पर एलिमेंट्स है x1 x2 x3, ऐसे करते करते एलिमेंट्स है लेट अस से xn, और यहां पर है मानो y1 y2, ऐसे करते करते जा रहे मानो yn. Okay, but here m is less than equals to n. Number of elements in set A is less than equals to number of elements in set B. अभी बच्चों अगर हम मैपिंग करें, मन लगा के देखो, यहां पर थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्शन यहां पर लगेगा. This x1 can be mapped. This x1 can be mapped any one of these y's. There are n y's, मतलब n elements in set B. कोई भी एलिमेंट का साथ x1 मैप हो सकता है, और वो कितने तरीके से हो सकते हैं? इन n डिफरेंट वेज, राइट? मान लो x1 मैप हो गया y2 का साथ. अभी तुम्हारे पास कितना एलिमेंट्स बचा है सेट B में? n-1. बच्चों ये जो x2 एलिमेंट है, मतलब द सेकेंड एलिमेंट जो है, ये कितने तरीके से मैप हो सकता है अभी विथ द एलिमेंट्स ऑफ सेट B? n-1. Is it clear? This is my first element of set A. This is my second element of set A. अच्छा बच्चों मानो x2 अभी मैप्ड हो गया y1 का साथ. अभी कितना एलिमेंट्स बचा है सेट B में? n-2. अभी ये जो x3 है, this elements can be mapped with n-2 different ways with one element of set B. मतलब third element can be mapped in n-2 different ways. That is, the third element of set A can be mapped with n-2 elements of set B. Is it clear? तो बच्चों ऐसे करते करते जा रहे, राइट? सो अभी बोलो जो mth एलिमेंट है, जो मेरा mth एलिमेंट है इन सेट A, ये कितने तरीके से
एलिमेंट्स ऑफ सेट बी का साथ मैप हो सकते हैं? पहले जानना है जब तक ये एम में हम पहुंचेंगे तो यहां पर मेरा कितना एलिमेंट्स अभी बचा है, इसको देखने के लिए तुम एक काम करो, ये सीरीज को एक बार देखो। जब मेरा सेकेंड एलिमेंट मैप हो रहा है तब इट इज मैपिंग विथ n-1 एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। n-1 एलिमेंट्स मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n-2-1, सेम थिंग n-1। ओके, थर्ड एलिमेंट कितना एलिमेंट के साथ मैप हो रहा है? n-2। अच्छा, n-2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? n-3-1, बोलो हाँ कि ना? ओके, सो दिस आर द एलिमेंट्स लेफ्ट इन सेट बी, यहां पर n-2। तो अभी बोलो ऐसे करते करते अगर m में जाएंगे तो कितना एलिमेंट्स विल बी रेस्ट इन सेट बी? दैट विल बी n-m-1 elements, and it can be mapped with any one of those mapping. Yes or no? Is it clear? मतलब total number of 1-1 function possible when m is less than equals to n is n into n-1 into n-2, ऐसे करते करते जाएगा till n-m+1. Is it clear? अभी हम क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा फॉर्मूला हमें याद नहीं रहेगा तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंपली लिख रहे हैं n-m-1, ऐसे करते करते हम लोग जा रहे हैं 3 to 1 तक, और इसको हमने डिवाइड कर दिया। जो भी हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया उसको हम डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर दिया, सो हमने कुछ नहीं लिखा, राइट? अभी ऊपर वाला चीज क्या आएगा? फैक्टोरियल n, और नीचे वाला चीज क्या आएगा? n-m फैक्टोरियल। यस और नो? एंड दिस इज नथिंग बट योर npm। इज इट क्लियर? मतलब इफ m इज लेस देन इक्वल्स टू n, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A इज लेस देन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट B, then total number of 1-1 function possible is npm. Okay, m is the total number of elements of set A, n is the total number of elements in set B. चलो next problem. Now we will go for methods to check onto function और subjectivity of the function. अभी बच्चों हम पहले ही बोला था कि into function चेक करने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं है, हम लोग के पास सिर्फ तरीका है onto function चेक करने के लिए, और अगर ये फंक्शन onto नहीं है गारंटेड ये into होगा, इसके लिए into का कोई अलग से कोई चेकिंग मेथड नहीं होता है। अभी onto फंक्शन हमने क्या बोला था? हमने बोला था इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, जहां पर a इज द डोमेन एंड b इज द कोडोमेन, अगर तुम प्रूव करोगे कि कोडोमेन इज इक्वल्स टू द रेंज ऑफ द फंक्शन, तब हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन onto है या सर्जेक्टिव है। अदरवाइज वी विल से इट इज एन into फंक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो आई हैव टेकन फ्रॉम f is from r to r and fx is, let us say, x cube. ओके, अभी बच्चों रेंज अगर दिखाना है कोडोमेन का साथ इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई भी एलिमेंट अगर तुम सेट बी से चूज करोगे उसका गारंटेड एक प्री इमेज होगा। इसका मतलब ही तो ये हुआ ना कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है, मतलब कोडोमेन और रेंज सेम हो गया इन दैट केस। सो कोई भी अगर y हम चूज करें फ्रॉम सेट बी, उसको दिखाना है कि उसका एक प्री इमेज ऑलरेडी रेडी है इन सेट ए। दैट्स इट, नथिंग एल्स। जैसे यहां पर एक्स क्यूब को हम लोग ले रहे हैं, लेट अस से y, मतलब x कितना आ रहा है बच्चों? y टू द पावर 1/3। अभी सोचो यहां पर मेरा कोडोमेन क्या है? r। कोडोमेन इज r। r मतलब एनी रियल वैल्यू। अगर y का जगह में कोई भी तुम रियल वैल्यू पुट करो, कोई भी, उसका गारंटेड एक x तुम्हारे लिए रेडी है, क्योंकि कोई भी y अगर रियल वैल्यू पुट करोगे वो रियल वैल्यू का पावर इज 1/3 विल डेफिनेटली गिव यू अ रियल वैल्यू। मतलब हर एक y के लिए तुम्हारा एक x रेडी है, मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ सेट b का एक प्री इमेज है, मतलब दिस फंक्शन इज गारंटेड एंड ऑन टू फंक्शन।
Is it clear or not to everyone? Is it clear or not? I will take some other examples also, but till now, is it clear to all of you or not? Okay. बच्चों, यही फंक्शन को, मान लो यही फंक्शन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें, I am saying that f is a function from any natural number to any real number. Is it clear? अभी इसको चेक करना है, ये onto है या into है. Okay? Again we are getting y is x is y to the power 1/3. अभी बच्चों यहां पर y का जगह में अगर तुम कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे, will you get x as a natural number? सोचो, अगर मानो y is 8, बहुत अच्छा, x मुझे मिल रहा है 8 to the power 1/3, that is 2, बहुत अच्छा, ये नेचुरल नंबर है. लेकिन मान लो अगर y is -8, फिर क्या होगा? -8 to the power 1/3, this one will give you -2. लेकिन -2 मेरा डोमेन में नहीं है, बिकॉज डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स. -2 नहीं है. मतलब क्या हुआ? यहां पर मेरा -8 बी में -8 बोल के एक एलिमेंट है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नॉट ओनली 8 या -8, इवन इफ यू टेक लेट अस से y is 7, मतलब x कितना आ रहा है? 7 to the power 1/3, एंड 7 to the power 1/3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. मतलब यहां पर और भी एलिमेंट्स है जिसका कोई प्री इमेज सेट ए में नहीं है. मतलब इसका रेंज एंड कोडोमेन they are not equal. Is it clear? Their range and codomain, they are not equal. Matlab this function will be, when the function is defined from n to r, this function will be an into function. Is it clear to all of you? Absolutely. Okay, let us take some examples. See bachcho yahan par check the surjectivity of the function, whether it is onto or into. The function is defined like f is from r to r, and the function has been given as fx equals to sin x. मुझे सिर्फ चेक करना है ये onto है या into है. ओके बच्चों, मेरा जो सेट बी है ये मेरा सेट ए है, कोई भी रियल वैल्यूज है, और सेट बी में क्या है? ऑल रियल वैल्यूज आते हैं. लेकिन वी ऑल नो दैट sin x ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1. मतलब sin x which is equals to your y, it is taking all the values between -1 से 1. लेकिन सेट बी में तो सिर्फ -1 से 1 नहीं है, ऑल रियल वैल्यूज आर देयर इन सेट बी. लेकिन वो वैल्यूज -1 और 1 का बीच और ये दोनों वैल्यू को लेके, इसको छोड़ के कोई भी वैल्यू का प्री इमेज नहीं होगा. मतलब फॉर एनी y बिलोंग्स टू रियल वैल्यू which is not belonging between -1 and 1, इसका कोई प्री इमेज नहीं होगा. मतलब हम लोग बोल देंगे this function is an into function. It is not a onto or surjective function. Is it clear or not? Let me take another example. बच्चों यहां पर देखो, the function has been defined from f is from n to z. Z is any integers and n is a natural number. अभी बोला है ये जो मुझे फंक्शन दिया है ये क्या onto है? ओके, हम क्या कर लेंगे? y is equals to x minus 10 लिखेंगे. मतलब x कितना आ रहा है मेरा? y plus 10. बच्चों अभी सोचो, ये जो y है, ये y क्या होगा? ऑल इंटीजर्स. वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा y plus 10 करने के बाद वो क्या होना पड़ेगा? उसको नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, तभी ना वो एलिमेंट का प्री इमेज होगा. मान लो y is 2, यहां पर x होगा 12. यस, इट्स अ नेचुरल नंबर, मतलब इसका मैपिंग हो गया. मान लो y is -8, तभी भी हो रहा है. x is coming like what? -8 plus 10, that is 2. मतलब -8 का भी प्री इमेज है. लेकिन मानो since y is taking any integer, let us say y has taken the integer -20. अगर y -20 ले रहे हैं बच्चों, सोच के देखो, यहां पर मेरा x कितना आ रहा है? -20 plus 10, which is -10, and -10 is not a natural number. मतलब -20 ये जो एलिमेंट तुम्हारा सेट बी में है, इसका कोई प्री इमेज सेट ए में नहीं है. मतलब योर रेंज इज नॉट कमिंग टू इक्वल्स टू योर कोडोमेन. Therefore, this function again is an into function.
This function is an into function. Is it clear to all of you? Have you understood the difference between into and onto? Matlab, how to check onto an into function? Right. Here the function is defined like f is from r. R means any real value to a. A I don't know. Given that fx is x square over x square plus 1. और ये लोग बोल दिए हैं कि this is a surjection, मतलब it is an onto function. So we have to find what is a. Simple sum. हमें सिर्फ निकालना है इस फंक्शन का रेंज क्या होगा. इस फंक्शन का जो रेंज होगा, सिंस इट्स अ सर्जेक्शन वन, मतलब इसका जो रेंज है वही इसका कोडोमेन है, मतलब दैट विल बी योर ए. ओके, so for that, to find out the range, what I'm doing, I'm taking this thing as y. मतलब क्या आया, x square is x square y plus y after cross multiplying. So we are having, मतलब x square is y over 1 minus y, right? अभी बच्चों x square क्या होता है, always greater than equals to 0. मतलब this is also greater than equals to 0. मतलब क्या हुआ, this is less than equals to 0. माइनस से हमने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो गया. अभी now we will come for the number line and we are having the two critical points are 0 and 1. So we have to choose this block and we will give this sign. Therefore, your y is greater than or equals to 0 and less than 1. मतलब इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन का रेंज क्या आया, इसका रेंज आया क्लोज 0 ओपन 1, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज द कोडोमेन, which is nothing but your set A. Is it clear to all of you? So set A is nothing but all the elements from 0 to 1, 0 closed, 1 open. Okay, now let us come for this sum. Let the function is defined from f r to r and fx is this thing they have given for all x belongs to real value. Then find the nature of fx. Nature of fx मतलब ये दोनों चीज मुझे दिखाना है कि ये फंक्शन 1 1 या many 1 है, और नंबर 2 दिखाना है ये onto या into है. That's it. So पहले हम लोग करते हैं इसका 1 1 चेकिंग. First, what we will do, we will simply differentiate this function. So we are having 2 minus sin x plus cos x. So इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर रूट 2 कॉमन लेते हैं, so it is 1 by root 2 cos x minus 1 by root 2 sin x. So we can write this thing as cos pi by 4 cos x. This all we have done in trigonometry. Sin pi by 4 sin x, right? मतलब कितना आ रहा है, 2 plus root 2 cos x plus pi by 4. Now we all know that cos of x plus pi by 4, this always lies between minus 1 and 1. मतलब अगर हम root 2 से all sides multiply करें, so we can see that this particular portion of the function is lying between minus root 2 to root 2. अगर 2 हम ऐड कर दे तो, if I add 2 on all the sides, what we are going to have? Tell me fast. 2 minus root 2, 2 plus root 2, right? अभी एक चीज तो पक्का हो गया कि this is my f dash x, and this f dash x is lying between 2 minus root 2, which is again a positive number, and 2 plus root 2, it is again a positive number. मतलब क्या हुआ, f dash x is greater than 0 for all x belongs to real value. मतलब क्या हुआ, fx is a strictly increasing function. Fx is a strictly increasing function. It means that your fx is a 1 1 function. That's it. It is a 1 1 function. ये तो मुझे मिल गया. अभी चेक करना है whether this function is surjective or not. Surjective मतलब whether it is onto or into. Okay? अभी देखो बच्चों, यहां पर
मेरा जो रेंज आया, अभी अगर इसको ऑन टू प्रूफ करना है तो मुझे करना क्या है, इसका रेंज को कोडोमेन का साथ इक्वल करना है, और कोडोमेन मेरा क्या है, एनी रियल वैल्यू, राइट। अभी हम करेंगे क्या, एफ एक्स मेरा जो फंक्शन दिया हुआ है उसका हम लोग रेंज निकालेंगे। सो फॉर दैट व्हाट आई एम डूइंग, सेम थिंग, so we are having basically is it clear बच्चों? अभी देखो √2 sin x plus pi by 4, this always lies between -√2 से √2, ओके। बच्चों यहां पर x का वैल्यू तुम कुछ भी रियल वैल्यू ले लो, x belongs to any real value, your fx is always coming a real value, yes or no? fx का अगर कोई भी वैल्यू लोगे, this particular portion is lying between -√2 to √2, but 2x plus this expression √2 sin x plus pi by 4 will definitely give you a real number. मतलब for all x belongs to real value, your fx also belongs to real value. मतलब यहां पर जो कोडोमेन r दिया है वो मेरा क्या हो गया, इक्वल्स टू द रेंज, मतलब कोडोमेन इक्वल्स टू द रेंज, मतलब इट इज गारंटेड एंड ऑन टू फंक्शन, मतलब ये फंक्शन 1 भी हुआ, ऑन टू भी हुआ, राइट। So this question, the question is f is from R to R and the function fx is given this, बोला है find the condition, condition मतलब यहां पर जितना भी कांस्टेंट्स है लाइक पी क्यू एंड आर, इसके अंदर मुझे एक रिलेशन निकालना है, दैट इज कॉल्ड योर कंडीशन। सो ऐसा एक कंडीशन बनाओ जिससे एफ एक्स ऑलवेज 1 1 हो जाए, एफ एक्स ऑलवेज 1 1 हो जाए, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। Whenever you are solving this kind of problems and to check whether the function is 1 1 or not, the best way to do is by using calculus method. अभी देखो ये जो मेरा फंक्शन है इसको क्या होना पड़ेगा, अगर ये 1 1 है एवरी टाइम, सो इसको इधर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 होना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू। x का कोई भी रियल वैल्यू के लिए this f dash x has to be greater than 0 every time or it will be less than 0 every time, but it cannot be less than 0. It cannot be less than 0 for all x belongs to real value because यहां पर जो x square का कोफिशिएंट है that is 3 which is positive, और पॉजिटिव वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज ओपन्स अपवर्ड, मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। So, if it is always greater than 0, मतलब क्या होना पड़ेगा, for all x belongs to real value, ये जो f dash x है इसको हरदम greater than 0 होना पड़ेगा। ये कब होगा, जब इस quadratic expression का discriminant will be less than 0, that is b square minus 4ac will be less than 0 implies p square minus 3q is less than 0. So p square minus 3q is less than 0 agar hai, then whatever may be the value of r doesn't matter, this function is going to be always 1 1, always 1 1. Therefore the required condition is p square minus 3q has to be less than 0. Is it clear to all of you? Okay. Now let us come for what do you mean by bijective functions? Simple. Bijective function मतलब अगर कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू है, मतलब सर्जेक्टिव है। If a function is injective as well as surjective, then that function is what called your bijective function. Then that function is called your
बाइजेक्टिव फंक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? इसको 1 1 भी होना पड़ेगा, एट द सेम टाइम ऑन टू होना पड़ेगा, राइट? जैसे मानो एक सेट हम ले रहे हैं ए एंड बी, यहां पर है 1 2 3 4, यहां पर है ए बी सी डी ई, ओके? अच्छा, इसको अभी हम 1 1 बना रहे हैं। देखो बच्चों, ये हम 1 1 बना दिया, राइट? इट इज अ 1 1 फंक्शन, मतलब इट इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। सवाल ये आ रहा है, ये क्या ऑन टू है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहां पर एक एलिमेंट इन सेट बी है ई, जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, मतलब इसका रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हो रहे। ये सर नो, मतलब ये कभी भी ऑन टू फंक्शन होगा नहीं, मतलब ये फंक्शन कभी भी बाइजेक्टिव होगा नहीं। ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। यहां पर मानो 1 2 3 है और यहां पर मानो ए बी सी है और इसमें मानो और एक एलिमेंट 4 है, ओके? नाउ 1 इज मैप्ड विथ ए, 2 इज मैप्ड विथ बी, 3 इज मैप्ड विथ सी, सो डेफिनेटली 4 को सी का साथ बाकी किसी और एलिमेंट का साथ मैप मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन है। अभी बच्चों, ये फंक्शन ऑन टू है, दिस फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन बिकॉज इसका रेंज और कोडोमेन सेम हो रहा है, लेकिन ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन मेनी 1 हो गया। मतलब क्या सीखा इसमें? देखो, when you find that number of elements in set A is less than the number of elements in set B, तब ये बाइजेक्टिव होगा नहीं। When number of elements in set A is more than number of elements in set B, तब भी ये बाइजेक्टिव होगा नहीं। तो इसको अगर बाइजेक्टिव बनाना है तो हम एक काम करते हैं, इसका एलिमेंट हम सेम ले रहे। ए का जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और बी का जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दे आर इक्वल। इफ दे आर इक्वल, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर कैन बी दिस फंक्शन कैन बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे 1 इज मैप्ड विथ ए, 2 is mapped with C, 3 is mapped with B, 4 is mapped with D. Right? So this function is very much a 1 1 and onto function, means this function is a bijective function. Right? बच्चों, यहां पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखो, if a function f is defined from A to B in this case, then this function is a bijective function. But now if we see this function reversely, if we reverse the function, that is, if we take B as our first one and A is the second set, then here it is A, B, C, D, and here it is 1, 2, 3, 4. Here A is mapped with 1, here B is mapped with 3, here C is mapped with 2, and D is mapped with 4. देखो बच्चों, अगर तुम इसको रिवर्स करोगे तो ये भी एक फंक्शन बन रहा है, राइट? इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। अच्छा, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, एफ, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन का इनवर्स। इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे? एफ इनवर्स। मतलब इफ एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, and that inverse will be defined from B to A. Is it clear? मतलब f फंक्शन को जो डोमेन था वो f इनवर्स में हो गया रेंज, और f का जो रेंज था वो f इनवर्स में हो गया डोमेन। Is it clear? मतलब यहां पर देखो बच्चों, f इनवर्स ऑफ A, f इनवर्स ऑफ A ये कहां पर मैप हो रहा है? 1 पे। f इनवर्स ऑफ B ये हो रहा है 3 पे। f inverse of C, it is coming to 2. f inverse of D, it is coming to 4. Is it clear? और यहां पर देखो, f of 1 is A, f of 2 is C, f of 3 is B, and f of 4 is D. Right? f of 2 जब C है तब f inverse C is 2. f of 1 जब A है, then f inverse of A is 1. मतलब क्या बोल रहे हैं, यहां से अगर कोई भी एलिमेंट मेरा y है और ये मेरा x है, then your f of x is y, f of x is y,
इसका मतलब ये होगा x is nothing but f inverse of y. Yes or no? Though we will cover this whole inverse part in another class, here we are simply giving you a little glimpse of what is f inverse. Have you understood? मतलब हम लोग यहां पर क्या सीखा, कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो उसको 1 1 एंड ऑन टू होना पड़ेगा, नंबर 1. नंबर 2, 1 1 ऑन टू होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A must be equals to number of elements in set B. This is number 2. And number 3, if the function fx is a bijective, if f is defined from A to B, then there exists the inverse of that function, which is denoted by this f inverse, which is defined from B to A. मतलब अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज द इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एब्सोल्युटली. ओके, अच्छा बच्चों, नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस पॉसिबल. मानो मेरा एक सेट है A और दूसरा सेट इज B. अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B और हम लोग मान लेते हैं ये मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन है. बाइजेक्टिव है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B. मान लेते हैं सेट A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज से n and total number of elements obviously in set B will be n because it's a bijective function. अभी बच्चों यहां पर मेरा n एलिमेंट्स है और यहां पर मेरा n एलिमेंट्स है अगेन. अभी हम लोग निकालेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस पॉसिबल. बच्चों देखो यहां पर ये जो x1 है, this can be mapped with one element of set B in how many different ways? In n different ways. Second element will be mapped in n minus 1 different ways. Third element can be mapped with n minus 2 different ways, and this thing goes on. And the last element will be mapped in only one way because total number of elements are same. Therefore, the total number of bijective functions possible is factorial n. मतलब क्या सीखा? If any function contains, if the set A contains n elements, और अगर ये बाइजेक्टिव है तो सेट B में भी n एलिमेंट्स रहेगा, and total number of bijective functions possible is only factorial n. Is it clear to all of you? Okay. बच्चों ये क्वेश्चन देखो, यहां पर बोला है A is from -1 to 1. Discuss whether the function defined on A मतलब this function is defined from A to A. And we have to check whether the function fx equals to x mod x is bijective or not, right? So we will solve this sum very easily by drawing its graph. Fx equals to x mod x. This can be written as x square when x is greater than 0, and this one will be minus x square when x is less than 0. Both I can put an equal sign, okay? Because when x is 0, fx का value होगा 0. Now, if I try to draw the graph, how the graph will look like? First देखो, y is equals to x square when x is greater than equals to 0. Y is equals to x square actually looks like this. But we are only considering the values x is greater than equals to 0. That is, we will only consider this part and this part will be rejected. So, let me just erase this portion. So, this is the portion when x is greater than equals to 0. Now, y is equals to minus x square when x is less than equals to 0. Y is equals to x square बच्चों देखने में कैसे होगा? This is the graph, but here x is less than equals to 0 means we will keep this portion and this portion will be erased. Okay, so my graph fx equals to x into mod x looks like this. Now, we have been said that a is from -1 to 1. Now, when I put the value of x equals to 1, we are getting the value of y as 1.
and when we are putting x is -1 when जब put करेंगे तब इसमें put करेंगे, so we are getting y as -1. मतलब ये अगर मेरा 1 है और ये अगर मेरा -1 है, then the corresponding value of y here will be 1 and the corresponding value of y over here will be -1. Now we can easily see from the graph that x is lying from -1 to 1. All the values, the graph is only this portion, right? Only this portion. Now here if we go for horizontal line test, we can find that for any y lying between -1 and 1, it is going to intersect the curve at only one point. That means for one y between -1 and 1, you are always going to have only one x, right? Because it is intersecting the curve at only one point. Therefore, we will say that this function is guaranteed a 1-1 function. क्योंकि एक y के लिए मुझे मेरा एक x आ रहा है. So it is a 1-1 function. At the same time, you can see that for all y lying between -1 and 1, any y lying between -1 and 1, कोई भी y का तुम एक वैल्यू ले लोगे, उसका डेफिनेटली कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x तुम्हें मिल जाएगा. मतलब क्या हुआ, इसका जो रेंज और इसका जो कोडोमेन, they are same. Therefore, it is an onto function. Therefore, the function is 1-1 function. अभी प्रूफ किया. As well as it is an onto function. मतलब this function is guaranteed a bijective function. Is it clear to all of you? So देखो बच्चों, यहां पर अगर ग्राफ हम ड्रॉ कर दे तो कितना सिंपल हो जाता है एग्जाम को सिंपली उसका ग्राफ को देख के तुम बोल सकते हो कि whether it is a 1-1 or not and whether it is an onto or not. Is it clear? Let me take another example. See this question. यहां पर f is defined from a to b और a दिया है क्या, a is any real value except 3 और मेरा b क्या है, any real value except 1. अभी मेरा function defined is this. We have to show that f is bijective. We have to show. Okay. तो पहले हम लोग देखेंगे whether the function is 1-1 or not. इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल देंगे. क्या आ रहा है बच्चों, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर रहे हैं. सो वी आर गेटिंग बेसिकली क्या आ रहा है, -1 by x minus 3 whole square. Now for all x belongs to real value except 3, if dash x will be always less than 0. मतलब this function fx in the given domain, it is a decreasing function, strictly decreasing function. Therefore, it is a 1-1 function surely. Right? अभी चेक करना है whether it is onto or not. मतलब इसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन इज बी. अगर हम दिखा दे कि इसका रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है, तब मेरा काम खत्म. मतलब हम बोल देंगे द फंक्शन इज अ onto function. So for that हम ले रहे हैं let y equals to this thing, right? क्रॉस मल्टीप्लाई करें. So we are having what? So we are getting x as 3y minus 2 by y minus 1. बच्चों अभी सोचो, यहां पर the function is defined. मतलब ये जो है, this function is defined for all y belongs to real value except 1. बोलो हाँ कि ना. मतलब इस फंक्शन का जो रेंज है, the range of this function is nothing but any real value except 1. और देखो बच्चों, इसका जो रेंज है और जो कोडोमेन दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल हो जा रहा है. मतलब दिस फंक्शन इज onto at the same time. Therefore, this function is a bijective function. I hope you have understood all the problems that we have discussed so far in this class. The problems that I have discussed so far in this lecture are all basic sums. I have explained those sums only because you people understand the theory better. Okay, in the next class, we are going to discuss about all the problems from basic to advanced level based on types of function. Okay?
So let's end our class here. Thank you for watching. I hope you have enjoyed my class. If you have really liked my class, don't forget to hit the like button and share it with your friends. Don't forget me to comment. So your one comment inspires me to create a video of this kind in the future. We are having our learning app in Google Play Store. Link has been given in the description box. You can download it and you can ask me any sort of question there, because I used to come twice a week live in the app. Till then, take care and goodbye and stay tuned to us.